रात होने पर किंजल रचना के कमरे में आती है। भाभी, कल मुझे टिफिन में छोले भटूरे देना, और हाँ, देसी घी का हलवा भी। और 4 बजे टी ब्रेक में खाने के लिए पराठे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। नहीं किंजल, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब से तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर नहीं दे पाऊंगी। क्या? लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि माँ जी ने मुझे तुम्हें तला भुना खाना देने से मना कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जो घर पर खाना बनता है वही तुम्हें टिफिन में देना चाहिए। क्या? ना बाबा ना, घर पर जो खाना बनता है वो सब खाकर तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे वो हरी सब्जियां और दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। प्लीज भाभी, कुछ तो करो ना। मुझे आपके हाथ का चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद है। पता नहीं ये माँ मेरे खाने की दुश्मन क्यों बनी बैठी है। अरे कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है भला? मुझे तो अब उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं किंजल, उन्होंने कहा है, अगर मैंने उनका कहना नहीं माना तो वो तो मुझे इस घर से ही निकाल देगी। क्या? माँ इतनी बुरी कब से बन गई भला? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा किंजल। भला किसी के खाने पीने में इतनी रोक लगाने से क्या हो जाएगा? और इंसान खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? अब भगवान की कृपा से हमारे पास इतना सब है जिसके चलते हम अपनी पसंद का खाना आराम से खा सकते हैं, और उसमें भी माँ ये सब कर रही है। देखो ना भाभी, अब आप ही कुछ तो करो। ठीक है किंजल, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें ये उदास बिल्कुल नहीं देख सकती। माँ जी हर सुबह 8 से 11 बजे तक मंदिर चली जाती है, तो मैं उस दौरान तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर टिफिन में पैक करके दिया करूंगी। इससे तुम भी मन भर कर खा पाओगी, और माँ जी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच भाभी, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हो। और एक मेरी माँ है जिनसे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। अब रचना चुपके से किंजल को उसका पसंदीदा जायकेदार खाना बनाकर देती है, और अश्विनी को ऐसा लगता है कि किंजल रोटी सब्जी और चावल ही लेकर जा रही है। चलो अच्छा है, अब जो कुछ भी घर में बन रहा है वही खा रही है वो, वरना इतने दिनों तक बेवजह अपनी खूबसूरती और शरीर को वो बर्बाद कर रही थी। लेकिन किंजल का मोटापा दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। ऐसे ही एक रोज जब वो अपने मंगेतर संदीप ने दिया हुआ ड्रेस पहनने की कोशिश करती है, तभी ओफो, पता नहीं ये ड्रेस मुझे क्यों नहीं आई। लेकिन अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, संदीप को ही कॉल करके बताती हूँ। संदीप, तुमने दी हुई ड्रेस मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, छोटी पड़ रही है। ओह गॉड किंजल, ये तो मैंने तुम्हारे लिए 15 दिन पहले ही खरीदी थी, और तुम्हें पिछली बार मिले मुझे सिर्फ 15 दिन ही तो हुए हैं। तो सिर्फ इतने ही दिनों में तुम मोटी कैसे हो गई? किंजल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तुम किसी प्रकार की दवाई वगैरह तो नहीं खा रही ना? अरे नहीं संदीप, वो मैं आजकल कुछ ज्यादा खाने लगी हूं ना, शायद इसीलिए ऐसे हो रहा है। और हाँ, मुझे मोटी मत कहो, समझे ना? मैं मोटी नहीं हूँ, बल्कि थोड़ी चबी हो गई हूँ। लेकिन मुझे अपना ये लुक बहुत पसंद आ रहा है। पहले तो मैं बहुत पतली थी, लेकिन अब ठीक हूँ। नहीं किंजल, ये ठीक बात नहीं है। तुम्हें अपने खाने पीने पे लगाम लगाना होगा। लगता है तुम ओवर ईटिंग कर रही हो, यानी कि हद से ज्यादा खा रही हो। जितना खाना तुम्हारे शरीर को चाहिए उससे कई ज्यादा खाना दे रही हो तुम उसे, इसीलिए तुम्हारी शरीर की चर्बी बढ़ती जा रही है। अरे मेरे फिटनेस फ्रीक मंगेतर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतना भी राक्षसनी जैसा नहीं खाती, बस थोड़ा पहले से ज्यादा खाने लगी हूँ। चलो अब मैं रखती हूँ फोन। तुमने जिस दुकान से यह ड्रेस खरीदा है उस दुकान का एड्रेस और बिल भेज देना, तो मैं चाहकर अपनी नई साइज का ड्रेस आराम से ले सकती हूँ। फिर एक रोज जब अश्विनी बाहर गई होती है, तभी वह किंजल को बर्गर खाते हुए देख लेती है। वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 बर्गर। हे राम, ये लड़की बिल्कुल नहीं सुधरेगी, इसकी तो आज खैर नहीं। अरे माँ, आप यहाँ पर? यूरे बेशरम, तुझे जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? तुझे मैंने कहा था ना कि ये सब खाना बिल्कुल मत खाना। घर से ये सारा खाना मिलना बंद हो गया, इसलिए अब तू चुपके से बाहर खाना खाने लगी है।
अरे कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया कर। माँ, ऐसे भरे बाजार में मुझ पर मत चिल्लाइए। खामखा आपकी और मेरे दोनों की इज्जत जा रही है। अरे तू पहले घर पर चल, फिर बताती हूँ मैं तुझे। फिर अश्विनी किंजल को लेकर घर आती है। देख किंजल, मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अगर मैं तुझे कोई बात बार बार बता रही हूँ तो उसके पीछे कोई कारण होगा, इसीलिए कह रही हूँ ना। अरे कोई कारण नहीं है उसके पीछे, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं आपके पैसे बर्बाद कर रही हूँ ना, राशन भी बर्बाद कर रही हूँ, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। अरे कैसी माँ हो आप, अपनी बेटी का खाना पीना निकाल रही हो। छी। चुप हो जा किंजल, भूल मत, ये तेरी उम्र की कोई सहेली नहीं है, हमारी माँ है ये, इसीलिए थोड़ा तमीज से बात कर। जब देखो तब हर किसी के साथ बदतमीजी करती फिरती है। और मैं तेरा कोई खाना पीना नहीं निकाल रही हूँ। तुझे जो भी खाना है खा, लेकिन नियमित रूप से खा। तू तो बेहिसाब खाती जा रही है। अभी कुछ देर पहले तो 3-3 बर्गर खा रही थी। अब तू ही बता, उन 3 बर्गर से तेरा वजन कितना बढ़ सकता है? तुझे आज तो मजा बहुत आएगा, लेकिन आगे जाके तुझे ही तकलीफ होगी, क्योंकि ये मोटापा आगे जाकर कई सारी खतरनाक बीमारियां दे सकता है। और मुझे तेरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो ये भी नहीं कह रही कि मोटी हो जाएगी तो तेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, वो एक दूसरी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तेरी सेहत है। खाना खाना है तो ऐसा खाओ जो तुम्हारी सेहत अच्छी बनाए, ना कि उसे बिगाड़े। बस माँ, आज के लिए इतना प्रवचन बहुत हो गया। इतना कहकर किंजल अपने कमरे में चली जाती है। देखा, दिन ब दिन ये लड़की कितनी नालायक होती जा रही है। ना जाने इसमें इतना बदलाव कहाँ से आया है। ये पहले तो इतना बिल्कुल भी नहीं खाती थी। फिर रचना किंजल के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि वो गुस्से में ढेर सारी चॉकलेट खा रही है। अरे बस करो किंजल, इतने सारे चॉकलेट्स एक बार में ही खाओगी तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा। प्लीज रुक जाओ। तो मैं क्या करूं भाभी? आपने देखा ना, माँ कैसी चिल्ला रही थी मुझ पर। हाँ मैंने देखा किंजल, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे तुम पहले कितनी पतली थी, लेकिन अब मोटी हो रही हो। लेकिन सच कहूँ किंजल, तुम्हारे शरीर के हिसाब से मुझे तुम्हारा वजन सही लगता है। और इस उम्र में ये सारी चीजें नहीं खाओगी तो कब खाओगी? देखा भाभी, आप कितनी समझदार हो, लेकिन माँ और भैया मुझे बिल्कुल भी समझ कर नहीं लेते। उन्हें तो बस मुझे सुंदर बनाना है। अरे कोई चाकर उन्हें ये बता दे कि मैं कोई सांड जैसी मोटी नहीं हो गई हूँ, बल्कि मैं तो बस तंदुरुस्त हो गई हूँ और मुझे इस शरीर में बहुत खुशी मिल रही है। काश उन दोनों की भी सोच आपकी जैसी ही होती भाभी। खैर, इतनी परेशान मत हो किंजल, और तुम्हें जो कुछ भी खाना हो वो मुझे बताया करो ना। मैं हूं यहाँ पर, और तुम मुझे अपनी भाभी नहीं बल्कि सहेली ही समझो। ना सिर्फ खाने को लेकर, लेकिन बाकी हर प्रकार से भी मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और तुम्हें समझ के भी लूंगी। शुक्रिया भाभी। इतना कहकर किंजल रचना के गले लग जाती है। फिर एक रात, किंजल, मैंने फ्रिज में तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाकर रख दिए है। तुम्हें बटर स्कॉच का ही पैकेट चाहिए था ना, तो ला दिया है मैंने। क्या? सच में? थैंक यू सो मच भाभी। अरे कोई बात नहीं किंजल। अच्छा सुनो, रात में देर से उठकर ही खाना, ताकि तुम्हें कोई देख ना सके। अच्छा चलो, गुड नाइट। हाँ भाभी, गुड नाइट। ये अब तो मैं सोऊंगी ही नहीं, और जब तक 1 या 2 नहीं बज जाते तब तक मैं टीवी देखती रहूंगी, और उसके बाद ही आइसक्रीम खाऊंगी और मस्त मजे से सो जाऊंगी। वो मीठी मीठी आइसक्रीम खाकर तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर रात के 2 बजे किंजल रसोई में चली जाती है और फ्रिज में से आइसक्रीम का डब्बा निकालकर वो आइसक्रीम खाने लगती है। वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में ही हूँ। इतनी स्वादिष्ट है ये आइसक्रीम। उफ, मजा ही आ गया। लेकिन गलती से किंजल एक बड़ा सा बर्तन नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज से अश्विनी जाग जाती है। दूर से उसे ऐसे लगता है कि रसोई में कोई चोर घुस आया है। हे भगवान,
वहां अंधेरे में कोई है लगता है। लगता है गली की औरतें जिस चोर के बारे में बात कर रही थी, वो चोर आज मेरे घर में घुस चुका है। लेकिन इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। फिर अश्विनी डंडा उठाकर उसे मारने जाती है। उतने में किंजल चिल्ला पड़ती है, नहीं। किंजल तू? फिर किंजल रसोई की लाइट ऑन कर देती है और किंजल के हाथ में आइसक्रीम का डब्बा देखकर अश्विनी को बहुत गुस्सा आता है। किंजल की आवाज सुनकर उत्कर्ष और रचना भी उठकर रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? और ये क्या? किंजल, तू इतनी रात गए यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खा रही है? अरे गधी, तुझे 1000 बार कहा है मैंने, फिर भी तू मेरी एक बात नहीं मानती। अरे ये भी कोई समय है क्या आइसक्रीम खाने का? लेकिन माँ। अरे तेरा लेकिन वेकिन गया तेल लेने। अगर तुझे आइसक्रीम ही खानी है तो सही समय पर सही मात्रा में खाना। इस तरह इतना बड़ा डब्बा लेकर क्यों खा रही है, जैसे कि तू कोई जन्मों की भूखी है। निर्लज्ज कही की। मेरी बात कान खोल के सुन ले किंजल, आज ये आखिरी बार है जब मैं तुझे आसानी से छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर आइंदा से तू मुझे इस तरह से कुछ गलत सलत खाते हुए दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी इस बात को तू गांठ बांध ले। इतना कहकर अश्विनी अपने कमरे में चली जाती है और अब किंजल अपना दुखड़ा लेकर रचना के पास चली आती है। भाभी, मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। घर में भी माँ मुझे मेरी पसंद का खाना बिल्कुल खाने नहीं देंगी और अब तो बाहर भी उनका खौफ मंडराएगा। देखो किंजल, कल रात को गलती तुम्हारी ही थी। तुम्हें ध्यान देकर खाना चाहिए था ना। खैर, वो सब छोड़ो और अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। माँ जी की डांट से बचने का एक ही उपाय है, उनकी नजरों में अच्छा बनो ताकि वो तुम पर कोई शक ना कर पाए। लेकिन कैसे भाभी? फिर रचना किंजल को नाटक करने के लिए कहती है और किंजल भी ठीक वैसा ही करती है। अरे नहीं भाभी, इतना ही बस हो गया। अब और ज्यादा मैं पुलाव बिल्कुल नहीं खाऊंगी। माँ ने कहा है ना, नियमित रूप से ही खाना है, इसलिए मैं आज से कम ही खाना खाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाए और सेहत भी अच्छी बने, है ना माँ? हाँ बेटा। अब किंजल ऐसे ही एक हफ्ते तक करती है, जिससे अश्विनी को बहुत खुशी मिलती है। अरे बहू, किंजल में आए सुधार को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आखिरकार माँ की डांट से बच्चा सुधर ही जाता है। अब देखना, थोड़े ही दिनों में वो फिर से पहले जैसे पतली हो जाएगी। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान करे बस ऐसा ही हो। अब जब वो अच्छे से पेश आ रही है तो मैं भी जरा गाँव होकर आती हूँ। लगभग मेरा 1 महीना जाएगा वहां पर। जमीन से जुड़ा हुआ कुछ काम है मेरा, और मेरी चचेरी बहन की बेटी की भी शादी है, तो उसमें भी थोड़े दिन चले जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि किंजल अब सुधरने की राह पर चल रही है और वो आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ बहू, लेकिन तू भी उस पर अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना? जी माँ जी, बिल्कुल। अश्विनी अब गांव चली जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए किंजल अब दिन भर अपनी भाभी से खाने की फरमाइशें करती रहती है। उत्कर्ष ऑफिस से घर आने के बाद सो जाता है और वो घर में अपनी बहन की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देता और लगातार ढेर सारा खाना खाकर किंजल अब पहले से भी काफी ज्यादा मोटी हो जाती है। और जब 1 महीने बाद अश्विनी घर आती है तभी, हे भगवान, किंजल तू मेरी ही बेटी है ना? अरे तेरे सामने तो भैंस भी शर्मा जाए। अरे तू इतनी मोटी कैसे हो गई रे? अश्विनी का सर अब चकराने लगता है और वो अब वही गश खाकर गिर जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। इंद्रनील के कहने पर मोनिका को अब घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। तुम्हें इसे काम करते हुए देखकर मुझे बहुत राहत मिल रही है और अब से तुम मेरा हर काम में हाथ बटाया करोगी। अकेले सारा काम करने में मुझे बहुत बोर होता है यार।
लेकिन अब जब हम दोनों मिलकर सारे काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखो भाभी, मुझसे जितना होगा मैं उतना ही काम करूंगी। ये तुम्हारा ससुराल है, इसीलिए तुम्हारा काम करना बनता है। लेकिन ये मेरा मायका है और मैं अपने मायके में आराम से रहूंगी, तो इसीलिए पहले ही बता दे रही हूँ, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। अरे मोनिका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और आजकल इतनी बदली बदली सी क्यों हो गई हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। मोनिका का उर्वशी के साथ काम में हाथ बटाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन इंद्रनील के कहने पर उसे सारे काम करने ही पड़ते हैं। ये लो मोनिका, ये सारे कपड़े मैंने धोकर रख दिए हैं और अब इन्हें छत पर जाकर अच्छी तरह से सुखा देना, ठीक है ना? ठीक है भाभी, मैं कर दूंगी। मोनिका गुस्से में आकर उन कपड़ों को लेकर छत पर चली जाती है और सुखाने के लिए रस्सी पर टांग देती है। अब तो मैं कपड़ों को क्लिप्स लगाऊंगी ही नहीं, ताकि ये सारे कपड़े उड़ जाए और ये लोग मुझे फिर कोई काम ही ना दे। फिर मोनिका वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद तेज हवा के झोंके के कारण सारे कपड़े उड़ जाते हैं और मोहल्ले में सड़क पर चल रही सुनंदा के चेहरे पर जा गिरते हैं, जिससे वो धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। हाय रे, सत्यानाश हो। लेकिन ये कपड़े तो मंजू के घर के लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे चेहरे पर कैसे उड़कर गिरे? अभी बताती हूँ इसे मैं। मंजू, अरे ओ मंजुलिका, दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ सुनंदा, क्यों सुबह सुबह इतना गला फाड़कर चिल्ला रही है? ये देख, तेरे छत से ये कपड़े उड़कर सीधे मेरे मुंह पर गिरे हैं। अरे तेरे पास अपने कपड़ों को सुखाने के लिए चिमटे नहीं है क्या? इतनी गरीब कब से हो गई तू? क्या? मुझे माफ कर दे बहन, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। जरा अच्छे से ध्यान रखियो, वरना मैं अगली बार सारे कपड़े जला दूंगी। नॉनसेंस कही की। फिर सुनंदा गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके बाद मंजू गुस्से में आकर उर्वशी को डांटने लगती है। अरे तू इतनी बेअक्ल कैसे हो सकती है बहू? कपड़े सुखाने के बाद रस्सी पर चिमटे लगाना नहीं जानती क्या तू? ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही थी तेरी, जो तू इतनी जल्दबाजी में थी और चिमटे ही लगाना भूल गई? अरे तेरे इस कारनामे के कारण सारे कपड़े उड़कर सीधे पड़ोस की सुनंदा के मुंह पर गिरे हैं। बेवकूफ कही की। हे भगवान, लेकिन माँ जी, ये कपड़े मैंने नहीं बल्कि मोनिका ने सुखाए थे। हैं? हाँ माँ, मैंने ही सुखाए थे सारे कपड़े, और मैं वो रस्सी पर क्लिप्स लगाना भूल गई माँ। अरे ऐसे कैसे भूल गई? तुम्हें इतनी सी भी समझ नहीं है क्या कि कपड़े अगर रस्सी पर टंगाए जाए तो उनके ऊपर चिमटे लगाए जाते हैं? माफ कीजिए पापा, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं था। क्या कहे आजकल के नौजवानों को। सच में कभी कभी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम जैसे बच्चे हमारे बच्चे हैं। फिर इस बार तो गलती कर दी है, लेकिन अगली बार से मत करना और चिमटे लगाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ पापा, जरूर। मुझे तो ये लगा था कि पापा उर्वशी से सीधे सीधे कह देंगे कि वो मुझे कोई काम ही ना दे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इसका मतलब अब मुझे आगे चलकर भी काम करना होगा। अरे यार। फिर एक रोज, अरे कहाँ जा रही हो तुम बहू? 2 घंटों से खड़ी हो तुम रसोई में और अब वापस बाहर जा रही हो? वो पापा जी, घर के लिए थोड़ा बहुत सामान लाना था ना, इसीलिए मैं बाजार जा रही हूँ। अरे तो फिर तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? मोनिका है ना, सुबह से उसने कुछ भी काम नहीं किया है। उसे कह दो बाजार से सामान लाने के लिए, उतनी ही वो समझदार बनेगी। लेकिन पापा जी, वो अपने कमरे में मूवी देख रही है, देखने दीजिए ना उसे। तब तक मैं फटाफट जाकर सारा सामान लेकर आती हूँ। नहीं बहू, वो तुम्हारी सहेली थी, लेकिन अब वो तुम्हारी ननद है, इसीलिए उसकी तरफदारी करना बंद करो और जो मैंने कहा है वही करो। उससे ज्यादा अच्छे गुण तो तुम में है और एक भाभी होने के नाते अब तुम ही उसे सुधार सकती हो।
फिर इंद्रनील मोनिका को बाहर से सामान लाने के लिए कहता है। लेकिन पापा, मैं अपनी पसंदीदा मूवी देख रही हूँ, प्लीज मुझे देखने दीजिए ना। मैं बाद में जाकर लेकर आऊंगी सामान, या फिर भाभी को ही जाने दो ना। नहीं मोनिका, तुम्हें ही जाना होगा। और बहू, इसे सारे सामान की लिस्ट दे दो। जी पापा जी। ये लो मोनिका। मोनिका को अब ना चाहते हुए भी बाजार में जाना ही पड़ता है। और तभी वहां पर मंजू आती है। ये आप क्या कर रहे हो इंद्रनील जी? अपनी ही बेटी के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे हो? मायके में रहकर उसे अगर ये सुख नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? शादी के बाद तो उसे ये सारे काम करने ही हैं। तो अब तो उसे आराम करने दीजिए ना। तुम तो चुप ही रहो मंजू। तुम्हारी ही छत्र छाया में रहकर मोनिका का ये हाल है। उसे तो बस घूमना फिरना, मजे करना और फोन इस्तेमाल करना आता है। लेकिन अपने ससुराल जाने के बाद जब उसके कंधे पर अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आएगी तब क्या होगा? इसके बारे में कभी सोचा है क्या तुमने? इंद्रनील की ये बातें सुनकर मंजू एक बार फिर से चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये पापा और मोनिका तो मुझसे बहुत काम करवा रहे हैं। अब देखो, फिर से एक बार मैं सारे काम बिगाड़ दूंगी, जिसके चलते मुझे आइंदा से कोई काम ही नहीं देगा। फिर मोनिका जानबूझकर बाजार से सारा गलत सामान ही उठाकर लाती है और उसे देखकर उर्वशी काफी परेशान हो जाती है। ओफो मोनिका, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें मैंने सब कुछ ठीक से लिख कर दिया था ना लिस्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने सारा सामान गलत लाया है। मोनिका, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? जब अपने लिए खरीदारी करने जाती हो तब तो सारा सामान बराबर से लेकर आती हो, तो फिर अब क्या हुआ है तुम्हें? कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही ना, ताकि हम लोग तुम्हारे बिगड़ते कामों को देखकर आगे चलकर तुम्हें कोई काम ही ना दे? हाँ? अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाकई में मुझे कुछ कुछ काम नहीं आते हैं, और आज तो मैं बाजार में पहली बार गई थी, इसीलिए मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे रहने दो ना पापा, सब कुछ नया नया है मोनिका के लिए, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। और उर्वशी है ना, ये इसे एकदम अपनी तरह बना देगी। क्यों उर्वशी? हाँ सागर, बिल्कुल। मोनिका की चाल फिर एक बार नाकामयाब हो जाती है। मुझे तो ये लगा था कि घर वाले इस बार तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए काम देने से मना ही कर देंगे, लेकिन मेरे पापा भी ना, सच में कोई हिटलर से कम नहीं है। और ऊपर से मेरी नालायक सहेली उर्फ मेरी नालायक भाभी, जो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सिर पर चढ़ के बैठी है। फिर ऐसे ही एक रात, अरे अब तो सो जाओ सागर, 1 बजने आया है रात के, और इतनी देर रात तक काम करोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। अरे हाँ बाबा, बस थोड़ा ही काम बाकी है, और इसे पूरा करने के बाद लैपटॉप बंद करके मैं आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि कल का दिन तो छुट्टी का दिन है ना। ठीक है सागर, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, क्योंकि तुम्हें और आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ उर्वशी, ये सही रहेगा। अच्छी सी कॉफी बनाना, उससे मुझे काम करने में और फुर्ती आएगी। ओके पतिदेव, अभी बना कर लाती हूँ। उर्वशी अब रसोई में जा ही रही होती है, तभी वो मोनिका को घर के पीछे के गेट से अंदर आते हुए देख लेती है। ये क्या? ये मोनिका रात के 1 बजे कहाँ से आ रही है? खाना खाकर तो ये 10:30 बजे ही अपने कमरे में चली गई थी। इसका मतलब ये उसके बाद चुपके से बाहर निकली है। अरे मोनिका, ये शराब की बदबू, इसका मतलब तुम बाहर शराब पीने गई थी? अरे धीरे बोलो ना। उर्वशी की आवाज सुनकर सागर, मंजू और इंद्रनील भी वहां पर आ जाते हैं। मोनिका, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? घर में शराब पीकर आई हो तुम? छी! अरे इसके तो बहुत पर निकल आए हैं पापा। इससे तो घर का कोई काम होने से रहा, लेकिन इससे ये सब करवा लो, फिर अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। क्यों, सही कहा ना मैंने? बेशर्म कही की। फिर इंद्रनील मोनिका को एक थप्पड़ लगाता है। अरे रहने दीजिए ना, हो गई गलती इससे।
दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ये सब क्या है मोनिका? शादी के पहले भी तुम्हें मैंने बार बार समझाया था कि अपने शराबी दोस्तों से दूर रहे। वो लोग अच्छे नहीं हैं और उनकी संगत में रहकर तुम भी बिगड़ने लगी हो। शराब का सेवन करना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है ये तो तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आइंदा से शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगी। बस बहुत हुआ। कल से अगर तुम शाम के बाद घर से बाहर निकली तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और अगर तुम्हें घर के बाहर जाना है तो तुम्हें किसी के साथ ही जाना होगा, लेकिन अकेले तुम कहीं भी नहीं जाओगी। क्या? लेकिन पापा, मुझे नई जॉब ढूंढनी है। जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शुक्र मनाओ कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार यही गलती दोबारा से हो गई तो मैं तुझसे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दूंगा, समझी कि नहीं? ठीक है पापा। फिर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। ये सब उस उर्वशी के कारण ही हुआ है। अगर वो जोर से नहीं बोलती तो माँ, पापा और भैया वहां पर आते ही नहीं। फिर उस दिन के बाद से मोनिका अब घर से बाहर जाती ही नहीं, और अगर उसे जाना होता तो वो किसी ना किसी के साथ ही जाती, और उसके साथ सभी लोग सख्ती से पेश आते, सिवाय मंजू के। अरे मोनिका, आज की रोटियां तुम बनाओ, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं सीख पाओगी तुम। तुम्हें खुद से बनाना भी होगा, तभी जाकर सीख पाओगी तुम। अच्छा ठीक है। वैसे कितनी रोटियां बनानी है? लगभग 14 से 15 रोटियां। क्या? 14 से 15? हाँ मोनिका। ठीक है भाभी, बना देती हूँ मैं। अब ना चाहकर भी मोनिका को 14 से 15 रोटियां बनानी ही पड़ती हैं। फिर एक रोज, अरे उर्वशी बहू, मोनिका का क्या हाल है? वो सारे काम सही से तो कर रही है ना? कुछ सीखा कि नहीं उसने? हाँ पापा, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख रही है। बस कुछ दिन और, फिर अच्छे से वो सीख जाएगी। तब तक हमें उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ बहू, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अरे लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? बीच में बोलना बंद करो मंजू। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा काम कब किया जाना चाहिए। अरे मोनिका के लिए लड़के ढूंढना अभी से शुरू कर देंगे, तब जाकर 1-2 साल में उसकी शादी हो पाएगी। उनकी यह सारी बातें मोनिका चुपके से सुन लेती है, और वो अब काफी परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन ब दिन मेरी जिंदगी इतनी कठोर क्यों बनती जा रही है? ये सब उस उर्वशी के कारण ही हो रहा है। वही दिन रात पापा के कान भरती रहती है, और मेरी शादी की बात भी उसी ने छेड़ी है। इस तरह से परेशान होकर मोनिका अब उर्वशी के पास चली जाती है। अरे उर्वशी, ये तुम्हें क्या हो गया है यार? उर्वशी नहीं मोनिका, भाभी कहो। अरे जब तुम मेरी भाभी नहीं थी तब तो हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था, बिल्कुल किसी सगी बहनों की तरह। फिर अब तुम इतनी बुजदिल कैसे हो गई हो? आखिर मेरे साथ एक भाभी की तरह तुम पेश क्यों आ रही हो? क्यों? तुम भी तो ननद की तरह पेश आ रही थी ना मेरे साथ। भूल गई क्या अपनी हरकतें? या फिर याद दिलाऊं तुम्हें? अरे तुम्ही ने कहा था ना कि ये मेरा मायका है, इसलिए मुझसे जितना होगा मैं उतना ही काम करूंगी। तुम ही मेरे साथ पहले वैसे पेश नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही किया है। देखो बहन, प्लीज ऐसा मत करो। अरे एक ननंद भाभी के होने से पहले हम दोनों पक्की सहेलियां हैं ना। प्लीज पापा से कह दो कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। फिलहाल तो मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, वो भी एकदम मजे से। प्लीज उर्वशी, एक अच्छी सहेली होने का फर्ज निभाओ यार। ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? एक ना एक दिन तुम्हें तो शादी करनी ही है, और तुम तो ये भूल ही जाओ कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। और अब तो तुम ये भी भूल जाओ कि हम दोनों कभी सहेलियां थी। अब तो हम दोनों के बीच में केवल एक ननंद और भाभी जैसा ही रिश्ता रहेगा, और वही हमारे लिए सही भी रहेगा। क्या? उर्वशी के मुंह से ये बातें सुनकर
अब मोनिका और परेशान हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लानत है आप पर भाभी। अरे आप तो चोरनी निकली। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? देखिए माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलो भाभी आप। तुम्हारा झुमका यहाँ पर गिरा हुआ है, यही सबूत काफी है। देखो, मैं नहीं जानती कि ये झुमका यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मैं अपनी कमाई में खुश हूँ और मुझे आप लोगों की तरह और खास करके इस मोनिका की तरह लालच बिल्कुल नहीं है। क्या भाभी भाभी बोलकर इज्जत देती हो तो ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत कीजिए आप, समझिए ना। उम्र और रिश्ते में आप भले ही बड़ी हो, लेकिन औकात में आप मुझसे हमेशा छोटी ही रहोगी। इसीलिए आज आपने मुझसे जिस तरह बात की है ना, दोबारा वैसे बात करने की जरूरत भी मत करना। अरे मुझे तुम जैसे खोखले लोगों की इज्जत चाहिए भी नहीं। माँ जी, ये बस बातों को घुमा रही है। इसी ने आपकी अलमारी से पैसे चुराए हैं। नहीं माँ जी, मैं परी की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? और अब मैं जा रही हूँ। मेरे पास आपके साथ बहस करने के लिए फालतू का समय बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर काव्या वहां से चली जाती है। देखा ना माँ जी, कैसे मुंह चला रही थी वो। और आपके मुंह में क्या दही जम गया था क्या? अरे आपने उससे कुछ बोला क्यों नहीं? नहीं मोनिका बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन काव्या कभी भी परिधि की झूठी कसम नहीं खाएगी। उसने चोरी नहीं की होगी। हाँ मोनिका, हो सकता है कि वाकई में किसी बाहर वाले ने चोरी की हो। वैसे भी माँ रात में कमरे की खिड़की खुली रख के सोती है। शायद खिड़की से ही कोई आया होगा और वही पैसे चुरा कर गया होगा। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। आप दोनों चिंता मत करो, मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ और जब चोर पकड़ा जाएगा तो मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। मोनिका कह तो देती है, लेकिन वो कोई कंप्लेन नहीं करती और उल्टा वो अब बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पैसे उसे फिर से मिल चुके थे। मोनिका बहू, कुछ पता चला क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन वो उस चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। माफ करना माँ जी, आपको साड़ियाँ लेने की कितनी इच्छा थी, लेकिन अब आप नहीं ले पाओगी। अरे कोई बात नहीं बहू, तू दे ही देगी ना मुझे वापस पैसे। हाँ माँ जी, अगर मेरे पास अभी होते ना तो मैं आपको जरूर दे देती। अभी पापा से थोड़े दिनों में मैं पैसे मांगूंगी। एक बार में मैं 1-2 लाख तो रुपए ले ही लूंगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। और तूने जानबूझकर थोड़ी ना किया है कुछ। अब पैसे चोरी हो गए तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। उनकी ये सारी बातें काव्या सुन लेती है। फिर अगले दिन जब काव्या ऑफिस से घर जा रही होती है, तभी अरे ये क्या, ये तो मोनिका है। ये अपनी सहेलियों के साथ इस 5 स्टार रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही है, लेकिन कल तो माजी से कह रही थी कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर अब ये मोहतरमा यहाँ पर क्या कर रही है? कितनी झूठी है ये। फिर घर जाने के बाद वो यामिनी को सब कुछ बताती है। क्या मोनिका, तू 5 स्टार रेस्टोरेंट में गई थी क्या? इसका मतलब तेरे पापा ने तुझे पैसे दिए हैं और तूने मुझे बताया भी नहीं। ओह, अरे नहीं माँ जी, वो मैं अपनी सहेली के पार्टी में गई थी। उसने अपने जन्मदिन की खुशी में डिनर पार्टी रखी थी और मैंने वहां पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, आप इस बेवकूफ काव्या भाभी की बातों में मत आया करो। और आप भाभी, जरा अपने घर और बाहर के कामों पर ध्यान दे दे, यही अच्छा होगा आपके लिए।
और मेरे पास आपकी जैसी गरीब सहेलियां नहीं हैं, सारी अमीर हैं। इसीलिए मेरा 5 स्टार रेस्टोरेंट में उठना बैठना होता है। देख मोनिका, मैं तेरी तरह चुगलियां नहीं करती, समझी ना? मैंने माँ जी को बस यही बताया कि मैंने तुझे वहां से बाहर निकलते हुए देखा था, और अगर तू सच में अपनी सहेली की पार्टी में गई थी तो इतना गुस्से में लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसा तो तभी होता है जब कोई इंसान झूठ बोलता है। खैर, मुझे क्या। मोनिका को काव्या पर बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ काव्या अमित को उसके पैसे लौटा देती है। अरे काव्या, अगर तुम ये पैसे नहीं भी देती तो चल जाता। नहीं चलता अमित, मैं किसी की मदद जरूर ले सकती हूँ, लेकिन कर्ज नहीं। एक बार तुम्हारा फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं यार। अच्छा सुनो ना, दरअसल आज मैं और मेरा भाई दोनों मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब भाई को कुछ जरूरी काम आ गया है, जिस कारण वो मेरे साथ नहीं आ पाएगा। तो अब दूसरी मूवी टिकट कैंसिल नहीं हो रही। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ मूवी देखने चलती तो अच्छा होता। टिकट भी इस्तेमाल हो जाती और साथ ही तुम और मैं मजे में मूवी देखकर अच्छा वक्त बिताते। अरे वाह, क्यों नहीं अमित, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जरूर आऊंगी। वैसे भी आज परी रात में सहेली के घर पर बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, तो मैं फटाफट से सारे घर के काम निपटा लूंगी और फिर आऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है काव्या, तो फिर तय रहा। फिर रात में मोनिका जब काव्या के कमरे से गुजर रही होती है, तभी उसे वो तैयार होते देखती है। हाँ अमित, बस मैं तैयार ही हो रही हूँ, तुम मुझे सीधे थिएटर के बाहर ही मिलना। हाँ, पहुंच रही हूँ मैं, बाय। ये निकम्मी किसी आदमी के साथ थिएटर जा रही है। बाप रे, इसके तो कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। रुक तू, तुझे तो मैं अभी देखती हूँ। फिर काव्या बाहर जा ही रही होती है कि तभी मोनिका उसे रोक लेती है। अरे काव्या भाभी, कहाँ जा रही हो आप? क्यों, तुझसे मतलब? मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और अब कोई काम नहीं बचा है। नहीं, काम अभी तक निपटा नहीं है। मुझे मीठे में सूजी का हलवा खाना है, वो भी बना दो, और उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो। हाँ बहू, मुझे भी शीरा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मोनिका कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मुझे बाहर जाने में देरी हो सके, है ना? अरे और कितनी गिरेगी तू? बहू, ज्यादा जबान मत चला। अरे माँ जी, अब भाभी को प्रेम रोग हो गया है, अब तो इसकी जबान ऐसी ही चलती रहेगी। मतलब माँ जी, आपकी ये विधवा बहू सच सवर कर अपने नए आशिक के साथ मूवी देखने जा रही है क्या? ये तो क्या कह रही है बहू? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस मोनिका की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं जिसके साथ मूवी देखने जा रही हूँ उसका नाम अमित है और वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है, और हम दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे अपनी बकवास बंद करो। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तू एक घटिया औरत हो चुकी है। छी! अरे घटिया तो तू और तेरी सोच है मोनिका। चुप! एक तो पति को खा गई और अब अय्याशियां कर रही है। ये बाहर कोई काम नहीं करने जाती माँ जी, ये तो बस आशिकी करने जाती है। काव्या बहू, तुझे हमारी नाक कटवानी है क्या? अरे किसी ने तुझे और उस आदमी को साथ में देख लिया तो क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए माँ जी। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। मैं और मेरे भगवान जी जानते हैं कि अमित और मेरा रिश्ता बस दोस्ती का ही रिश्ता है। बाकी नालायक लोगों को हमारे रिश्ते को नाम देना है तो देने दीजिए, मुझे उससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देकर काव्या अमित के साथ मूवी देखने जाती है और इधर मोनिका और यामिनी
एक दूसरे का बस मुंह ही देखती रह जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे मोनिका, तुम मेरे लिए सोने की चेन बनवाने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? और माँ को साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे भी देने वाली थी तुम। पापा जी ने अभी तक पैसे नहीं दिए क्या तुम्हें? अरे नहीं देव, उन्होंने मुझे पैसे तो दिए हैं, लेकिन लेकिन क्या मोनिका? अरे वो सर्वर डाउन हो गया है और उसके कारण वो पैसे अटक गए हैं बैंक में ही। इसीलिए मैं तुम्हें और माँ जी को पैसे नहीं दे सकती दीप। अरे बाप रे, तो अभी वो पैसे कब तक आएंगे तुम्हारे अकाउंट में? शायद 1-2 हफ्ते और लग सकते हैं। अब तुम तो जानते ही हो ना, ये सर्वर इशू कैसे होता है। मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकती दीप। कोई बात नहीं मोनिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे तब तुम मेरे लिए सोने की चेन बनवाना। और हाँ, माँ को भी साड़ियों के लिए पैसे जरूर देना। हाँ दीप, क्यों नहीं। काव्या दीप और मोनिका की सारी बातें सुन लेती है और उसे मोनिका पर हल्का सा शक होने लगता है। ये मोनिका तो माँ जी और देवर जी को बस आशा ही देती रहती है कि पैसे आने वाले हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन जल्दी कुछ देती भी नहीं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या ये सच में अमीर है या फिर बस अमीर होने का नाटक कर रही है? या फिर ये भी हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे महाकंजूस लड़की है। फिर एक रोज जब काव्या ऑफिस से घर आती है, तभी वो यामिनी को मोनिका के पैरों की मालिश करते हुए देख लेती है। हे भगवान, माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? हटिए। और मोनिका, अपनी सास से अपने पैरों की मालिश करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे बददिमाग बेवकूफ औरत, जरा तो लिहाज कर बुजुर्गों का। ये तेरी सास है, एक बूढ़े व्यक्ति से ये काम करवाना तुझे शोभा भी देता है क्या? माँ जी, अपनी एक जल कुकड़ी बहू को समझा दो, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। खबरदार काव्या बहू, जब तूने अपने मुंह से इसके लिए एक शब्द भी निकाला तो। लेकिन माँ जी, देख बहू, मैं मोनिका को अपनी बेटी मानती हूँ और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अपने काम से काम रख बहू। जाकर मेरे लिए चाय चढ़ा दे। अरे ओ काम वाली बहू, सुना नहीं क्या तूने? या फिर तेरे कानपुर में हड़ताल चल रही है? जाकर जल्दी से चाय चढ़ा दे। इस पर काव्या कुछ भी नहीं बोलती और वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। लालच के चलते माँ जी और देवर जी तो पागल हो गए हैं। अरे इन्होंने तो अपना आत्मसम्मान भी बेच दिया है। इस घर में ये जो कुछ भी चल रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर काव्या अपने फोन में अखिल की तस्वीर देखती है। अखिल, अगर आज आप यहाँ पर होते तो ये सब नहीं होता। आपके जाने के बाद सब कुछ तबाह हो गया है। एक समय पर यही घर वाले मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज वही लोग मेरे खिलाफ है अखिल। तभी वहां पर परिधि आती है और वो अपनी माँ के आंसू पोंछती है। अरे मम्मा, आप रो क्यों रही हो? चाहे आपके साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन आपकी ये परी आपके साथ हमेशा रहेगी। लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा। ऐसे ही एक दिन जब परिधि घर में खेल रही होती है, तभी मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा और अपनी काम वाली जेठानी से पैसे वसूलने होंगे। ये दीप तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकालने वाली। फिर मोनिका जानबूझकर एक शोपीस गिराती है। अरे बाप रे, अरे नालायक लड़की, ये तूने क्या कर दिया? इतना महंगा शोपीस गिरा दिया तूने। लेकिन चाची, मैंने ये शोपीस नहीं गिराया है, मैं तो दूसरी तरफ खेल रही थी। परी, अपनी चाची के साथ तमीज से बात कर। पर दादी, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या?
गरीब फटी चढ़ गई कि तू और तेरी माँ ने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। तुझे पता भी है कि ये शोपीस कितने रुपए का है? नहीं ना? अरे कैसे पता होगा? एक गरीब काम करने वाले की बेटी जो ठहरी। चाची, मेरी मम्मा गरीब नहीं है, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वो भी पैसे कमाती है और वो आपकी तरह झूठ नहीं बोलती। लेकिन आप तो बस मेरी मम्मा को परेशान करती रहती हो। मुझसे जबान लड़ाएगी तू? तेरी तो। मोनिका परिधि को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी वहां पर काव्या आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। मोनिका, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।